नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज बात होगी बालों की समस्याओं की, साथ ही कैसे आप कर सकते हैं इस मौसम में अपने बालों की केयर। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। अच्छे बाल हर किसी की पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं। बाल चाहे कर्ली हो, वेवी हो, लंबे हो या फिर छोटे ही क्यों ना हो, आपके बाल आपकी सुंदरता में विशिष्टता जोड़ते हैं। चाहे आप पुरुष हो या महिला, सभी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। हालांकि अधिकांश लोग बालों की कई तरह की सामान्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे डैंड्रफ, बालों का झड़ना, दो मुहे बाल, गंजापन। मानो या न मानो, हर किसी को बालों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं की सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण, केमिकल्स का इस्तेमाल और कई तरह के हानिकारक ट्रीटमेंट। हालांकि शरीर में विटामिन और मिनरल समेत पोषण की कमी भी अनहेल्दी बालों की वजह बन सकती है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। बालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से बालों का ख्याल रखा जाए। हमने एक कॉलर लाइन भी दी है जिसमें जो लोग हमसे सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वहीं डॉक्टर अभिषेक कुमार MD हैं, पूर्व प्रेसिडेंट IIMA नॉर्थ दिल्ली के। डॉक्टर गुलसंत पनेसर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि ये समस्या काफ़ी गंभीर हो चली है। डॉक्टर गुलसन, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार बाल झड़ रहे हैं, मौसम का असर होता है, इसके अलावा और भी दूसरे कारण होते हैं। आप बताइए आखिर ये समस्या होती क्यों है? बाल झड़ना एक आम समस्या है। ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। जैसे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हम लोग सब अर्बन लाइफस्टाइल्स लीड करते हैं, तो कभी डाइट अच्छा नहीं है या स्लीप एडिक्वेट नहीं है या एक्सरसाइज नहीं है या स्मोकिंग करते हैं, या फिर ये कभी कभी अंदरूनी मेडिकल कंडीशंस के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जिसमें कि कोई क्रॉनिक बीमारी है जो जैसे कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है या कोई प्रायर सर्जरी हो चुका है या आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे हो, जैसे कई लोग लंबे समय तक ट्यूबरक्यूलोसिस या इन सब दवाओं की ट्रीटमेंट पे होते हैं। तो इन अंदरूनी एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इन अंदरूनी कारणों की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनमें से क्या कारण है, इसके लिए आपको एक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर उर्वशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उर्वशी, हम लगातार ये देखते हैं कि समस्या अब आम हो चली है, चाहे इसको लेकर प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। अगर सर्दियों में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग डैंड्रफ से परेशान हो चले हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखा जाए? एक बहुत ही आम बात होती है, क्योंकि डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये हमारी इम्यूनिटी से भी कनेक्शन है इसका, कि हमारा जो स्किन का जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो भी हमारे स्कैल्प के लिए, जो हमारे बाल के लिए एक प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। साथ में लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बाल को अफेक्ट करती हैं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि रात में हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए जिसमें हमारी सब्जियां, फल वगैरह सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बाल को, हमारी स्किन की जो रिसाइकलिंग है, तो उन सब चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक, अक्सर ये देखा जाता है कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके चलते बालों पर एक बड़ा असर होता है और कई बार बाल इतने झड़ते हैं कि गंजेपन तक की समस्या हो जाती है, तो इससे कैसे बचें?
देखिए, जहाँ तक हार्मोनल चेंजेस की बात है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों को कराते रहना चाहिए, जिनको अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं उनको। जैसा डॉक्टर उर्वशी ने भी बताया, जो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम खाना कैसा ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हेरिडिटी अगर है तो हेरिडिटी भी वन ऑफ द मेन फैक्टर है आपका हेयर लॉस का। विटामिन आप कैसे ले रहे हैं, जैसे आप बायोटीन कितना ले रहे हैं, विटामिन B12 कितना ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का एक फैक्टर है। हार्मोनल फैक्टर तो है ही टेस्टोस्टेरोन का, पर जितना ज़्यादा आपका लाइफ स्टाइल पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गुलशन, ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं को ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बाल झड़ने की, तो ऐसे में उन्हें किस तरह से ध्यान बरतना चाहिए और क्या सावधानी लेनी चाहिए? प्रेगनेंसी एक स्पेशल स्टेट है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है बॉडी का। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे जो हेयर है वो बिकॉज हार्मोनल स्टिमुलेशन अच्छा है, देयर इज़ लॉट ऑफ फीमेल हार्मोन, तो हमारे हेयर अच्छे हो जाते हैं, या ज़्यादा लंबा एक एनर्जन फेज होता है जो प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो कि इस वजह से बाल लंबे हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट स्टेट। जैसे ही डिलीवरी होता है और एस्ट्रोजन प्री प्रेग्नेंट लेवल पे फॉल करता है, तो यूजुअली जैसे बोलते हैं कि 3 to 4 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी या 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि एस्ट्रोजन फॉल होता है, ये बोलते हैं जैसे बच्चा ने खाना शुरू किया ऊपर का, तो हेयर फॉल होता है जिसे हम पोस्टपार्टम टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। ये आगे 6 से 9 महीने तक और रह सकता है, लेकिन ये खुद से रिवर्स हो जाता है अगर एक लेडी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल और नॉर्मल डाइट को फॉलो करे। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड होने लगे, जो कि समस्या 1-2 साल या 3 साल पोस्ट डिलीवरी भी कंटिन्यू करने लगे, तो दूसरे कारणों को भी देखना चाहिए और फिर इसका इसका जो भी रिक्विजिट ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। ऐसे में ये भी कहना चाहूँगी कि एक दिन में 50 से 100 बाल जो कि टेलोजन है वो गिर सकते हैं, तो इससे बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल कौन सा है ये भी डिफाइन करना चाहिए कि कब हम बोलते हैं कि एक्सेसिव हेयर फॉल है। जब आप उठते हैं और आपके शर्ट पे या बाल गिर रहे हैं, या आपके कपड़ों में बाल है, या आप शैम्पू करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, या आपकी कोम में एक्सेसिव हेयर है, तो उसको हम जनरली एक्सेसिव हेयर फॉल लेते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी, अक्सर ये देखा जाता है कि गंजेपन की जो समस्या है वो धीरे धीरे शुरू होती है, यानी धीरे धीरे हेयर फॉल शुरू होता है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब पूरे बाल झड़ जाते हैं। तो गंजेपन की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए और कब हमें सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये समस्या आगे गंजापन दे सकती है? सबसे पहली चीज तो ये है कि अक्सर से आजकल जो देखा गया है कि जो प्रॉब्लम पहले 60 ईयर ओल्ड में स्टार्ट होती थी कि धीरे धीरे करके हेयर थिनिंग हो रही है और धीरे धीरे गंजापन आ रहा है, तो काफी सारे मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे जो पापा हैं, चाहे दादा नाना, उनमें तो काफी ज्यादा उम्र में ये चीज हुई, तो हम में ये इतनी कम एज में क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल मैं बहुत ही यंग लड़कों को और लड़कियों को भी देख रही हूँ जिनका सिर्फ 20 या 25 साल की एज में ही काफी ज्यादा हेयर थिनिंग हो रही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, लाइफस्टाइल, डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा हेयर फॉल जो है, अगर जेनेटिक भी हेयर फॉल है तो भी वो कौन सी एज में स्टार्ट होगा, वो डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लंबी बीमारी हो गई, लंबा स्ट्रेस हो गया, या विटामिन डेफिशिएंसी, इन चीजों की वजह से जो चीज हमारी बाद में होने वाली थी, स्टार्ट हेयर थिनिंग बाद में होने वाला था, वो थोड़े कम एज में हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा हेयर फॉल एक्सेसिव हो रहा है, मेल्स में पर्टिकुलरली अगर हेयर लाइन उन्हें लग रही पीछे जा रही है, कॉर्नर हमारे पीछे जा रहे हैं, और फीमेल्स में अगर उन्हें लग रहा है जो हमारी सेंट्रल पार्टिंग है वो अगर हमारी चौड़ी हो रही है, मांग चौड़ी हो रही है, या स्कैल्प की स्किन हमारी धीरे धीरे करके विजिबल हो रही है, जैसे पहले के मुकाबले अब जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी ज्यादा दिखती है, तो इन केसेस में हमें जल्द से जल्द प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि कुछ हद तक ये हेयर फॉल जो शुरू का हेयर फॉल है, ये रिवर्सिबल हेयर फॉल होता है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने के बाद में, गंजापन आने के बाद में, ये रिवर्सिबल नहीं रहता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइम से करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर समय रहते इस समस्या को हम देख लें तो ये आगे नहीं बढ़ेगी और हेयर फॉल सही समय पर हम रोक सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं बालों की समस्या से जुड़ी हुई, किस तरह से बालों का ख्याल रखें, क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के और इससे जुड़ी तमाम परेशानियां। डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। रुक करेंगे डॉक्टर अभिषेक का। अभिषेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम लगातार ये बात करते हैं कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, इसके साथ साथ अपने बालों का क्या कुछ जिस तरह से समस्या बनी हुई है उसे तुरंत उसे एकदम देखें और उसे इग्नोर ना करें। ये तो कुछ प्रिकॉशंस हैं ही, लेकिन इसके अलावा अगर जिस तरह से कहा जाता है कि बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है और उससे बाल हेल्दी होते हैं, आप क्या मानते हैं? क्या साइंस भी यही मानती है कि तेल लगाने से बाल हेल्दी होते हैं, बढ़ते हैं? देखिए, कुछ एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हेयर ऑयल का रिकमेंडेशन करते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो ऑयल होते हैं, जैसे राइस ब्रेन ऑयल वगैरह भी आजकल यूज कर रहे हैं लोग। और कुछ एक मेडिसिनल आते हैं ऑयल जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं। डॉक्टर उर्वशी बेहतर इस पे बता सकती है जी, तो एक बार उनसे ये पूछ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुलशान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुलशान जी, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या ऑयलिंग से वाकई फायदा होता है? देखिए, ऑयलिंग हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि एक तो होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स जो कि ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं या डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, और एक होते हैं मेडिसिन। सो ऑयलिंग, अगर हेयर ड्राई है तो इट इज़ लाइक कोटिंग द हेयर शाफ्ट विद ऑयल। तो अगर हेयर ड्राई है तो आप बेशक उसको धोने से पहले आधा एक घंटा ऑयल रख सकते हैं, लेकिन कई कंडीशंस होती हैं जैसे कि यंग पॉपुलेशन में जिनमें बहुत ऑयली डैंड्रफ है या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या ऑयली पैचेस हैं, तो उनमें हम ऑयल अवॉइड करने को बोलते हैं। तो अगर ड्राई है स्किन और हेयर, तो आप ज़रूर वॉश करने से पहले ऑयल कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट ऑयल लगाने की सलाह हम नहीं देते हैं। 1 to 2 आवर्स ऑयल रख सकते हैं। इसमें आप बहुत से ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जी, और अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो क्या उन्हें भी ऑयलिंग करनी चाहिए या वो जो है जैसे आपने बताया कि रात को नहीं रखना है ऑयल लगा के, तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं? बच्चे भी ऑयल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज डेफिनेटली सेफ इवन फॉर चिल्ड्रन, बट एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि यूजुअली 1 साल से नीचे या 1.5 साल से नीचे बच्चों में ऑयली, बिल्कुल जैसे बड़ों में डैंड्रफ होता है, स्टिकी फ्लेक्स होते हैं स्कैल्प में, तो उसमें हम ऑयलिंग स्कैल्प में बोलते हैं कि अवॉइड कीजिए, वरना बच्चों को भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, पर वो ऑयल ध्यान रहे कि ब्लैंड होना चाहिए। कोकोनट ऑयल या इट शुड बी फ्रॉम अ गुड कंपनी एंड इट शुड बी अ ब्लैंड ऑयल। दे शुड नॉट बी पंजेंट इरिटेंट ऑयल्स दैट शुड बी यूज्ड। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, समहुल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। पांडे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जो मेरे बाल हैं वो दोनों तरफ से काफी हेयर फॉल हो रहा है, तो उसी, और मैंने काफी टाइम से, मतलब 2 सालों से मैंने ऑयलिंग भी नहीं की है, फिर भी लगातार हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका कोई उपाय? आपकी एज क्या है? मैम, मेरी एज है 23 या 24। कितना? 24 साल। हाँ, देखिए ऐसा है, एक होता है हेयर फॉल और एक होता है हेयर थिनिंग। अगर हेयर फॉल है और थिनिंग नहीं हो रहा है तो इसको हम हेयर फॉल की तरह ट्रीट करते हैं। आपको कई बारी डाइटरी सप्लीमेंट्स देते हैं, दवाई सप्लीमेंट्स के रूप में, दवाई के रूप में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें कि मोस्टली अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और विटामिन जैसे सप्लीमेंट्स रहते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आपके साथ साथ हेयर थिनिंग भी हो रही है, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल रिसेशन, जो आपके यहाँ साइड टेम्पल से बाल कम है या कम हो रहे हैं, या फिर वर्टेक्स पे भी थिनिंग हो रही है, साइड से ही दोनों तरफ बाल हो रहे हैं। ये चंदन जी बता रहे हैं कि साइड से भी इनके बाल कम होने लगे हैं। तो वो हम उसको हम अर्ली स्टेज मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, जिसे हम एक तरह का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ लगाने की दवाएं भी होती हैं जो लगानी होती हैं, जो लंबे समय तक लगानी होती है, यूजुअली 6 से 9 महीने या 1 साल तक भी लगानी होती हैं। और कई सप्लीमेंट्स होते हैं और कई दवाइयाँ हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में दे सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। लेकिन अगर उसके भी और आगे बढ़ता है तो फिर सर्जिकल मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो आगे PRP भी हो सकता है या सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में हैं तो दवाओं से और सप्लीमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो सप्लीमेंट्स विटामिन्स के ही होते हैं मोस्टली,
और लाइफस्टाइल के बारे में तो हम पहले ही बोल चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी, तो जिस तरह से लाइफस्टाइल के बारे में लगातार बात होती रहती है, तो क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए अगर बालों को दुरुस्त रखना है? तो हम रेकमेंड यूजुअली करते हैं अपने पेशेंट्स को, वो ये है कि एक लाइफस्टाइल में भी काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे बड़ा पहला कंपोनेंट तो आ गया हमारा डाइट। तो अगर अब आजकल के जो लोग हैं उनको ऑब्वियसली हमारा बाहर थोड़ा बहुत ईटिंग तो हो ही जाता है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी कम से कम की जंक फूड रहे, हमारी बाहर की ईटिंग जो है वो कम रहे। ज्यादा से ज्यादा हमारा घर का होम कुक फ्रेश फूड, जिसमें कि हमारी सब्जियां भी हैं, फल हैं, दालें हैं, सोया हो गया, स्प्राउट्स हैं, ये सारी चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स को भी हमें अपनी डाइट में कम रखने हैं, जितने भी हमारी पैकेट वाली चीजें हैं उनको भी हमें कम रखना है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही कम होता है। इनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या हो सकता है थोड़ा बहुत अनहेल्दी फैट हो, मगर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, विटामिन मिनरल्स, तो ये जितनी चीजें हैं जैसे कि चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत कम है। इसके अलावा ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता है, क्योंकि ये सारे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट्स होते हैं, यानी कि हमारी शुगर का ब्लड शुगर जो होता है वो एकदम से स्पाइक करते हैं, एकदम से बढ़ाते हैं। तो जितना भी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट्स हैं ये हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है जेनेटिक पैटर्न का जो हेयर फॉल होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से ही कनेक्टेड है। तो हमें इस तरह के जो फूड्स हैं, पैकेट फूड्स पर्टिकुलरली, वो हमें कम से कम खाने अवॉइड करने हैं और घर का खाना खाना है। दूसरी चीज आ जाती है लाइफस्टाइल में, वो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। तो रात में बहुत देर से सोना, देर से उठना, ये सारी चीजें भी अगेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक क्लॉक है वो ऑलरेडी सेट है। तो फायदे से हमें रात में जल्दी सोना चाहिए, जैसे 9 बजे, 10 बजे, सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे। उससे जो एक प्रॉपर हार्मोन जो हमारे सिक्रीट होने चाहिए रात के टाइम जब हमारी आंखें बंद होती हैं, वो प्रॉपर हमारे सिक्रीट होते हैं, तो हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है। तीसरी चीज आ जाती है, क्योंकि हम सब लोगों की आजकल काफी हद तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हम काफी घंटे एक चेयर पे बैठते हैं, जितने की कॉर्पोरेट वाले हैं, लैपटॉप के सामने काम करते हैं, तो मोस्टली वो चेयर पे ही बैठे होते हैं। तो ऑलरेडी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो हमें अपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज हमें जरूर करना है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी वंस अगेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, हमारा हाजमा भी खराब हो रहा है। तो जितना हो सकता है हम अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करें। जहाँ जहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं वॉक करके जाएं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ व्हीकल। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ले देके हमारे बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी नमस्कार, मैं कमलेश उपाध्याय बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी कमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैं पिछले दिनों कटिंग कराया बाल की, तो मुझे एक पीछे क्वाइन के जैसा मुझे दिखा कि वो वहाँ पे बाल ही नहीं है। तो वो क्या प्रॉब्लम है? मैंने अभी जो होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लिया तो उन्होंने मेडिसिन दिया, एलोपेशिया एरिटा बताया। तो ये एक जगह है और एक जगह थोड़ा सा और भी है सर में। जी डॉक्टर उर्वशी जी। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो आपको बताई गई है एलोपेशिया एरिएटा बिल्कुल सही है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि हमारी ही बाल की जड़ को खराब करती हैं, हमारी बाल की जड़ को मारती है। तो ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। अब ये आपकी अपनी बाल की टेंडेंसी है कि जब किसी भी वजह से आपका इम्यून इम्बैलेंस होता है तो हो सकता है। बिल्कुल, यानी ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है कि ऑटो इम्यून अगर गलत हो रहा है और लगातार इस तरह की समस्या बन रही है तो तब ये परेशानी खड़ी होती है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात हो रही है हेयर केयर की हेल्दी इंडिया में, और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पे कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए। रुक करेंगे हम डॉक्टर अभिषेक का। डॉक्टर अभिषेक, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये हेयर फॉल की समस्या बढ़ रही है, खान पान का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन खाने में खाएं क्या जिससे कि हमारे बाल हेल्दी रहें? खाने का हमारे पास ये है, जो हमें साइट्रस फूड ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे आप बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेने से ज़्यादा होगा। एग ले सकते हैं, एग में आपको विटामिन ए, विटामिन ई, बायोटीन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेने से योगर्ट ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका हेयर में ग्रोथ अच्छी देखी गई।
अच्छा, ये डाइट आपने जो बताई है तो किस तरह से हमें लेना है, ये दिन में हम किस तरह से इसको इंक्लूड करें? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है जो आपने इतना सारा एक थाली में लेकर के बैठ गए, मतलब एक रूटीन में आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी इनकी लेते रहनी चाहिए, ताकि आपके जो जो विटामिन्स हैं वो इन सब चीजों से मिलते रहे आपको। नहीं तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, तो उसमें आपको अलग से ऊपर से सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जी, ठीक है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां बालों से जुड़ी हुई तो डॉक्टर गुलशांत, आपसे हम समझेंगे, क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं कभी डैंड्रफ हो जाती है, कभी हेयर फॉल, तो ये ओकेजनली होता है और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हम समझें कि हमें अब ये समस्या बढ़ गई है, अब डॉक्टर को दिखाएं? बहुत बारी कई स्पेशल कंडीशंस के बाद हमारे बाल झड़ते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे किसी का सर्जरी हुआ हो, फिर अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक के बाद हम होके चुके हैं, तो पोस्ट कोविड ऑल्सो, या फिर कोई प्रोलॉन्ग वायरल इलनेस है, उसके बाद बाल झड़ना स्वाभाविक है, लेकिन वो 3 to 4 मंथ्स में रिकवर कर जाना चाहिए। कोई भी बाल झड़ने की समस्या जो 3 to 4 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स ले लीजिए 6 मंथ्स तक रिकवर नहीं हो रही है और ऑटो खुद से रिकवर नहीं हो रही, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, या फिर बढ़ती ही जा रही है, पहले थोड़े गिर रहे हैं और फिर उसके बाद ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको उस कंडीशन में कंसल्ट करना चाहिए। रही बात डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे एडोलेसेंट या यंग एडल्ट एज ग्रुप में कॉमन होता है। ये इसको भी हम एक ईस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पिटायरोस्पोरम ओवेल, उसकी काउंट बढ़ जाती है तो ये डैंड्रफ होता है। अगर ये माइल्ड है तो सिर्फ शैम्पू से ही कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर डैंड्रफ के पैचेस बन रहे हैं और स्कैल्प पे और बहुत फ्लेकी स्कैल्प है, तो इसमें भी तो हमें कई बारी लगाने की दवा, जो हम टॉपिकल एप्लीकेशंस देते हैं, जो 4 से 6 हफ्ते तक आपको लगाना होता है और उससे आपके डैंड्रफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपकी हेयर फॉल लगातार बनती जा रही है, रह रही है, कोई इलनेस के बाद भी कंटिन्यूड रह रही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट को। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि हम लगातार ये भी बात करें कि अपने बालों को बचाएं, कैसे ऑयलिंग करें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन अगर हम शैम्पू की बात करते हैं तो कौन सा शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए? और अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ शैम्पू में पैराबेंस होता है, वो कितना खतरनाक होता है? देखिए, शैम्पू एक तरह के सर्फेक्टेंट सोपी डिटर्जेंट्स है जिनकी ज़रूरत भी है, तो दे यू कैन कॉल कि दे आर नेसेसरी एंड इविल नहीं बोलना चाहिए उनको। हम एक पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, हम सब लोग अर्बन लाइफस्टाइल्स लीड करते हैं, तो शैम्पू तो चाहिए होगा बालों को धोने के लिए। तो शैम्पू का ये इस्तेमाल तो एडवाइज्ड है। शैम्पू जनरली अगर हमारे बाल हेल्दी है तो हम 2 to 3 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं, लेकिन कई शैम्पूज माइल्ड होते हैं जिनको हम डेली यूज़ भी कर सकते हैं। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो उन पैराबेन कंटेनिंग या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या लॉरेल सल्फेट वाले या कैटायनिक डिटर्जेंट्स वाले कई शैम्पूज होते हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ना यूज़ करें, जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बट अगर सोडियम लॉरेट सल्फेट है और अच्छा कंडीशनिंग शैम्पू है और माइल्ड है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर गुलशान जी बता रही हैं कि माइल्ड शैम्पू को हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर उर्वशी, तो क्या शैम्पू हम इस तरह से अगर करेंगे और उसमें हमें क्या कुछ देखना चाहिए? क्या जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, उसके कंटेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें जब शैम्पू खरीदना है किन बातों का ध्यान रखना है? बेसिकली अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, ऑल्दो हम काफी ज्यादा इंटरनेट पे आजकल देखते हैं, सुनते हैं कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदना है जी, बट सल्फेट जो होता है शैम्पू में वो एक बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। तो अगर हमारा स्कैल्प ऑयली है या हमें डैंड्रफ है, तो अगर हमारे शैम्पू में सल्फेट नहीं है तो फिर हमारे स्कैल्प की प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं होगी। तो जितना ज्यादा सल्फेट बदनाम है उतना एक्चुअली नुकसान नहीं करता। और अगर ऑयली स्कैल्प है तो हमें प्रॉपर क्लेंजिंग की जरूरत है। मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो अपने शैम्पू के लेबल में आप सोडियम लोराइल सल्फेट या सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि वो शैम्पू में ना हो। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, रफ हैं तो, मगर अगर आपके स्कैल्प ऑयली है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं जैसे कि कोकोबिटेन, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो ये आपके बाल को सफिशिएंटली यानी काफी हद तक क्लीन नहीं कर पाएगा। तो ऑयली स्कैल्प को अक्सर से सल्फेट की जरूरत पड़ती है और ड्राई स्कैल्प को माइल्ड क्लेंजर आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपको डैंड्रफ भी है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके
शैम्पू में जिंक पायरेथोन, साइक्लोपायरोक्सोलामीन, कीटोकोनाजोल, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपका डैंड्रफ कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डैंड्रफ है तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हमें शैम्पू में देखना है। जी बिल्कुल डॉक्टर उर्वशी। और अगर हम बात करते हैं हेयर कलर की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हेयर कलर बहुत ज़्यादा फैशन में है, लेकिन उसके बाद बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाल मैनेज नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप क्या रेकमेंड करेंगी? क्या हेयर कलर कराना चाहिए और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? और अमोनिया की बात भी खास तौर से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हेयर कलर में अमोनिया होता है, कुछ में नहीं होता है, तो कौन सा बेहतर होता है और क्यों? पहली चीज तो ये है कि कलर जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा लंबे टाइम कलर नहीं छोड़ना है बाल पे। बहुत बार क्या होता है कि लोग सैलून से कलर कराते हैं तो एक हिस्से से जैसे बाल कलर होना स्टार्ट होते हैं फ्रंट से पीछे तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाता है, उसके बाद में वो 1 घंटे के लिए कलर छोड़ देते हैं। तो काफी हद तक आधे बाल ऐसे होते हैं जिनके 1.5 घंटे तक ही कलर रहता है। तो ऐसे केस में हमारे बाल ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम स्ट्रीक्स कराते हैं, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है, काफी लोग के स्ट्रीक्स कराते हैं, हाईलाइट्स कराते हैं, लाइट कलर्स करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा लाइट कलर है वो उतना ही ज्यादा डैमेजिंग है बाल के लिए। क्योंकि पहले तो उस कलर को हमारे जो बाल का नेचुरल कलर है ब्लैक कलर, वो कम्प्लीटली निकालना पड़ेगा, ब्लीच करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो लाइट कलर है, हल्का कलर है, वो हमारे बाल पे चढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा लाइट कलर है वो उतना ही ज्यादा नुकसान कर सकता है बाल को। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा सुपर लाइट कलर जो है आप ना चूज करें अपने बालों के लिए। अमोनिया फ्री ही आजकल मेजोरिटी कलर अमोनिया फ्री आ रहे हैं। अमोनिया वाले कलर आजकल बहुत कम रह गए हैं। अमोनिया वाले कलर थोड़ा ज्यादा डैमेजिंग करते थे, मगर आजकल जितने भी अच्छे ब्रांड है लगभग अमोनिया फ्री हो चुके हैं। तो यानी कि उन कलर्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद किस तरह से अपने बालों की केयर करें, क्योंकि उसके बाद भी देखा है कि बहुत समस्याएं होती हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद एक बड़ा कहीं ना कहीं जो रिजीम है वो फॉलो करना होता है। अक्सर से क्या होता है कि लोग कलर के साथ में और भी सैलून प्रोसेसेस जैसे कि आपका रिबॉन्डिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया, केराटिन, नैनोप्लास्टिक, ये सारी चीजें आजकल काफी लोग कराते हैं, कलर के साथ मिक्स करते हैं। तो एक तरह से इनको मिक्स करने से दौर की मार हो गई बाल के लिए, क्योंकि कलर भी नुकसान कर रहा है कुछ हद तक, केमिकल्स तो हैं ही उसमें। साथ में हमारा जो बोटॉक्स है, नैनोप्लास्ट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, उसे रीसील करता है। तो ये सारी चीजें डैमेजिंग है। तो कोई इन दो चीजों को मिक्स मत करिए और कम से कम हीट प्रोसेसेस यूज करिए अपने बाल पे। स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स, ये सारी चीजें जितने कम हो सकते कम यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा कंडीशनिंग चीजें यूज करिए, जैसे शैम्पू से पहले हमने ऑयल लगा लिया, शैम्पू माइल्ड यूज कर लिया, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू यूज कर लिया, शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर लगाना है, उसके बाद भी हम चाहे तो एक हेयर मास्क लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि डाइट का यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका जो जड़ है वो मोटा और तंदुरुस्त बाल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बाल बनाता है, जो कि इन प्रोसेसेस से डैमेज नहीं होता। वहीं अगर आपका बाल कमजोर है तो इन प्रोसेसेस से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ओरिजिनली आपका बाल कितना मोटा है, कितना थिक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बाल आपका ये सारे जो ट्रीटमेंट है झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार कि डाइट तो है ही है, खैर एक क्योंकि उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, कैसे हमें खाना है, कैसे करना है, लेकिन जो लोग गंजेपन के शिकार हो चुके हैं, क्या उनके लिए कुछ उम्मीद है? क्या कोई ऐसी ऑयलिंग या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कि एक बार बाल फिर से उग जाए? जो गंजे हो चुके हैं, जिनकी अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अगर गंजे हो चुके हैं, दूसरा ट्रांसप्लांट के अलावा तो कुछ लगता नहीं है जो कुछ कर सकते। हाँ, विग लगा सकते हैं वो लोग, बाकी ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिससे उनको हेयर ग्रोथ हो जाए, ऐसा तो देखा नहीं है अभी तक। बाकी हमारे दोनों डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकती है इस पे ज्यादा बेहतर। मुझे जहाँ तक पता है जो इसमें कोई ऑयल काम नहीं करेगा अगर वो पूरे गंजे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए गुलशान जी से पूछते हैं। डॉक्टर गुलशान जी, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? अगर गंजापन आ चुका है तो क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, गंजापन जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, उसकी स्टेजिंग होती है नॉर्वुड हैमिल्टन, जो कि हम स्टेज 1, 2 से आगे 7, 8 तक जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, उसमें अगर आप पहले ही अलर्ट हो जाए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आजकल गंजापन जो कि 35 से 40 के बाद सेट इन होना चाहिए, और वो भी जिनमें हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। और हेरिडिटरी फैक्टर्स फादर की साइड से भी हो सकते हैं, मदर की साइड से भी हो सकते हैं, आपके मैटरनल अंकल से भी आ सकती है जीन। तो गंजापन यूजुअली हेरिडिटरी है, पर आजकल अर्ली 20s में गंजापन सेट हो रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपका, जैसे मैंने पहले बोला कि बायोटेम्पोरल रिसेशन है
और आप या टॉप पे वर्टेक्स पे थिनिंग हो रही है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें हमारी ट्रीटमेंट्स में मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो आजकल ओरल टैबलेट फॉर्म में भी है और लगाने के फॉर्म में भी हम देते हैं, जो कि हम एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स या इवन लॉन्गर उसको लगाने का, जैसे डॉक्टर बोलते, डर्मेटोलॉजिस्ट बोले, उनकी सलाह में उसे लगाइए। अगर उसके आगे आपका और ज़्यादा एडवांस्ड है तो आगे कई थेरेपीज़ हैं जिसे माइक्रो इंजेक्शन थेरेपीज़ या मीज़ोथेरेपी बोलते हैं, जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स डाले जा सकते हैं, तो भी आपके बाल वो जो कंडीशन है आगे प्रोग्रेस करने से रोकते हैं और डेंसिटी बढ़ाई भी जा सकती है। उसके बाद एक और नया टेक्निक है, नया भी नहीं है, हो गए कुछ साल, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें आप ही के ब्लड से एक सीरम बनाया जाता है प्लेटलेट रिच, जो कि इंजेक्ट किया जाता है। उससे भी आपके बालों की डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आपके बाल ग्रेड 5 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से आगे हो गए हैं और आपकी हेयर लाइन पूरी रिसीड हो चुकी है या फिर फ्रंट से पूरे बाल जा चुके हैं, तो आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सोल्यूशन है जो कि आपको करवाना पड़ेगा हेयर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। या अगर वो नहीं कराना चाहते तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप हेयर पीस या विग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर लाइन कम्प्लीटली रिसीड हो गया है और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जिसे हम बोलते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ फॉलिकल्स, मतलब आपके फॉलिकल्स गायब हो चुके हैं, तो तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सोल्यूशन रह जाता है। बिल्कुल। पहले लेकिन अर्ली स्टेज में हमारे पास और मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं या फिर मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम बाल ये एलोपेशिया डॉक्टर बढ़ना रोक गुलशान सकते जी, कौन हैं। से ट्रीटमेंट से ये भी जानेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया और आज बात कर रहे हैं किस तरह से बालों की समस्याओं से निजात पाए। रुक करेंगे हम डॉक्टर गुलशान जी का। गुलशान जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से अपने बालों को अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो क्या सावधानियां बरतें? अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले बाल शरीर का ही हिस्सा है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए जिसमें कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो, रेगुलर स्लीप हो, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए और जंक फूड भी अवॉइड कीजिए। और जो रही बात देखभाल की, तो एक अच्छा सा शैम्पू आप हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हैं। अगर आपको बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस शैम्पू को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही यूज़ करिए। और अगर बहुत ऑयली है स्कैल्प तो डेली यूज़ भी कर सकते हैं। और एक कंडीशनर लगा सकते हैं जो कि नेचुरल कंडीशनर भी हो सकता है। हेयर मास्क भी होते हैं जो कई बारी बहुत से अच्छे हेयर मास्क हैं, वो आप लगा सकते हैं। उनको आधे घंटे छोड़ के बाल वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बालों का देखभाल कीजिए। डॉक्टर उर्वशी, डाइट में हमें क्या खाना चाहिए? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो हमें हेयर के लिए बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जी। तो इस चीज के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे खाने में वैरायटी हो पूरी। कोई बाल के लिए कोई एक खास सुपर फूड नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आंवला है तो बस आंवला ही खाते रहें, या किनोआ है तो बस किनोआ ही खाते रहें। ऐसा नहीं करना है हमें एक वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स रखने हैं, जैसे कि सारी सब्जियां हो गई, सारे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काफी हाई क्वांटिटी में आपके सारे मिनरल्स आ जाते हैं। सीड्स खा सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, मेलन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है। सीड्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है तो हम रात में भिगो के खा सकते हैं। प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन थोड़े कम होते हैं, तो वेजिटेरियंस को ध्यान रखना है कि सोया इंक्लूड करें अपने खाने में, वॉलनट्स, बादाम, ये जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स बताए, सीड्स बताए, दालें बताई सारी, अपना स्प्राउट्स हो गया, राजमा है। तो सारा का सारा हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, किसी एक चीज के पीछे नहीं रहना है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, अगर हम बात करते हैं फिटनेस की, तो फिट कैसे रहे, किस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल है वो बदले? देखिए, अगर आप डायबिटिक है, देखा गया है डायबिटीज पेशेंटों में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखा गया है, हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया है। तो इन चीजों में आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल करके रखना है, थायराइड लेवल को नॉर्मल करके रखना है। फिटनेस के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, हमारा वेदर आप देख ही रहे हैं जो पॉल्यूटेड ज्यादा रहता है, उस समय कोई आप कैप वगैरह यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर धूप में जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ये कर सकते हैं यूज, जिससे कि आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी,
बिल्कुल, तो ये सभी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, और अगर हम ये सावधानी बरतते हैं तो आने वाले दिनों में बालों की जो समस्याएं हैं उससे कम हम बचे रहेंगे और ये समस्याएं आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ये करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।